नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वसूली गैंग पर कार्रवाई से बौखलाए शरद पवार, अनिल देशमुख को दी क्लीन चिट, कहा हर दिन हर घंटे की वसूलेंगे कीमत। नवाब मलिक का नया सबूत, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जारी कर बताया वानखेड़े का मुस्लिम धर्म, वानखेड़े ने भी पेश किया असली बर्थ सर्टिफिकेट। परमवीर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा कहां छुपे हैं, बताए बिना कोई सुनवाई नहीं, 22 नवंबर तक सामने आने की दी मोहलत। माओवादियों पर सबसे बड़ा प्रहार, मदद करने वालों के 14 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, जब्त किए गए कई सबूत। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय ने कंगना पर की बदजुबानी, कहा महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने के लायक नहीं, वो नचनिया है। सबसे पहले बात वसूली गैंग में मची खलबली पर। 100 करोड़ की घपलेबाजी कर सलाखों के पीछे पहुंचे अनिल देशमुख की वजह से एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार बौखला गए हैं। शरद पवार ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को क्लीन चिट देते हुए बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि उनकी गिरफ्तारी के हर दिन हर घंटे की कीमत वो वसूलेंगे। साथ ही उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया और कहा कि हम महाराष्ट्र को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये रास्ता नहीं आ रहा है। सत्ता हाथ से निकल जाने से कुछ लोग अस्वस्थ हैं, इसीलिए दिल्ली की मदद से महाराष्ट्र की सरकार गिराने के प्रयास लगातार कुछ लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वसूली गैंग पर कार्रवाई से अब शरद पवार इतने परेशान क्यों हो गए हैं? क्या कुछ दाल में काला है? देखिए, इसका मतलब है कि शरद पवार के सारे निगोशिएशंस फेल हो गए। ये वही शरद पवार हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ 1 घंटे बातचीत करते हैं। खबर ये आती है कि वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, एनसीपी के साथ मिलकर गठबंधन बना करके वो सरकार बना लें। यही शरद पवार है जो रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए हुए वो अमित शाह से मिलते हैं गुजरात जाकर। कई बार इन्होंने अटेम्प्ट लिया है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना ली जाए, लेकिन ये अब लग रहा है कि पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि एनसीपी अघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो गई है, जिसमें निगोशिएशंस की कोई जगह नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि शरद पवार वो आए क्यों, मीडिया में उन्होंने आकर के अनिल देशमुख को फिर से बेगुनाह क्यों बताया। दरअसल इस वसूली कांड की वजह से एनसीपी की जो साख है, पार्टी का जो समर्थन है, वो लोगों के नज़रों में गिरते चली जा रही है। दूसरी बात यह है कि उनको इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर अनिल देशमुख प्रेशर में आकर, क्योंकि अनिल देशमुख अकेले नहीं फंसे हैं, अनिल देशमुख का पूरा परिवार इस केस में फंस गया है, वो कहीं अपने आप को बचाने के लिए सबके नाम बताना शुरू कर दे, तब क्या हो। तो अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये रूट लिया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये हमला वो केंद्रीय एजेंसियों और मोदी सरकार के ऊपर करते हैं। समझने वाली बात क्या है, जेल में जो अनिल देशमुख पहुंचे हैं, ये तो मोदी सरकार की वजह से नहीं पहुंचे हैं। जेल भेजने का अधिकार हिंदुस्तान में कोर्ट को है। हाई कोर्ट ने उन्हें हिरासत में भेजा है, तो वो जो जेल के अंदर हैं, तो ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अनिल देशमुख के एक पिटीशन को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह, हर कोर्ट से वहाँ पे फजीयत इनकी हो रही है। तो शरद पवार को बताना चाहिए कि भाई ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो पॉलिटिकल वेंडेटा का आरोप जो आप उनके ऊपर लगा रहे हो, तो क्या कोर्ट के ऊपर भी यही आरोप लगा रहे हो? अगर आप इनोसेंट होते, आपके पास कागजात होते, आपके पास साक्ष्य होते, तो आपको कोर्ट से राहत मिल गई होती। कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, इसका मतलब साफ है कि अनिल देशमुख इस केस में कुछ न कुछ इनके खिलाफ सज़ा होगी और इनकी जो पूरी साख जाएगी, वो उससे बचने के लिए शरद पवार ने ये नई पैंतरेबाजी शुरू की है। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर, वानखेड़े के खिलाफ नई साजिश पर। नवाब मलिक वानखेड़े के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। इस बार उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में वानखेड़े का धर्म बताने के लिए उनके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट पेश किए। उन्होंने आरोप लगाया है कि वानखेड़े के स्कूल प्रवेश फॉर्म और प्राथमिक स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि इन सर्टिफिकेट में वानखेड़े का पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है। तो वहीं दूसरी तरफ वानखेड़े ने भी कोर्ट में अपना बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया है, जिसमें उनका नाम समीर ज्ञान देव वानखेड़े दर्ज है। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक झूठ बोल रहे हैं या फिर वानखेड़े के जो सबूत हैं वो झूठे हैं? देखिए, हाईकोर्ट में मसला चल रहा है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी नवाब मलिक को। उनसे ये पूछा गया था कि आप इस तरह की बातें जो ट्वीट में करते हो, इस तरह से जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हो, आपने कभी उसको वेरीफाई किया है? तो उन्होंने कहा था कि हमने सतही तौर पर हमने वेरीफाई किया था। अब उनसे कहा गया था कि भाई अब अपने दावों को पुष्ट करने के लिए आप दस्तावेज दें। तो ये दस्तावेज भेजा गया कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में मुस्लिम नाम है। जैसे ही उन्होंने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ ही मिनटों बाद इसका जो है क्लैरिफिकेशन भी आ गया। वानखेड़े की तरफ से ये बताया गया कि ये जो सर्टिफिकेट ये दिखा रहे हैं, इसमें चूक हुई थी, एक गलती हुई थी, जिस वजह से ये नाम जो है वहाँ पे दाऊद वर्ड वहाँ पे आ गया। अब जो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट होता, वो बर्थ सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े के परिवार की तरफ से हाईकोर्ट में डाल दिया गया है। ये दिखा रहे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिक का 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो कहाँ है, उसका ओरिजिनल किसके पास है। और ये जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर इतना बड़ा ये बवाल कर रहे हैं, तो वानखेड़े की तरफ से ये बताया गया कि एक चूक हुई थी, जिसका क्लैरिफिकेशन उसी समय कर दिया गया था और उस सर्टिफिकेट को बदलने के लिए बाकायदा कानूनी और दस्तावेजी काम किए गए थे। और वो सारे दस्तावेज कि किस तरीके से क्लर्कल मिस्टेक है वो हाईकोर्ट में ऑलरेडी जमा है। मतलब ये डूबते हुए को तिनके का सहारा। नवाब मलिक को अगर ये सर्टिफिकेट पहले मिला हुआ होता तो पहले ही सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर वो जमा कर दिए होते सुनवाई के दौरान। मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल कोई आकर के कुछ बता जाता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कोई और सर्टिफिकेट नहीं बचा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और एक बात समझने की ये है कि ओरिजिनल आरोप क्या है। ओरिजिनल आरोप ये है कि आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम गलत फर्जी सर्टिफिकेट के ऊपर दिया। अब ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये तो यूपीएससी एग्ज़ाम में फॉर्म भरते समय या पास हो जाने के बाद वेरिफिकेशन के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। 10th के ओरिजिनल मार्क्स और ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होते हैं उसकी ज़रूरत होती है, ग्रेजुएशन वाले सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, और अगर आपने MA MPhil PhD किए है तो उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो मतलब ये है कि हाईकोर्ट में ये तो दस्तावेज जमा हो गए हैं। 22 तारीख को 4:30 बजे हाईकोर्ट का फैसला आएगा। जी डॉक्टर साहब, अब बात परमवीर सिंह की। भगोड़ा घोषित होने के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी परमवीर सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परमवीर को तब तक राहत नहीं दी जा सकती जब तक वो ये नहीं बताएंगे कि वो कहां हैं। दरअसल परमवीर सिंह ने गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। कोर्ट ने मांग को ठुकराते हुए पूछा कि पहले ये बताइए कि आप हैं कहां, भारत में हैं या बाहर। इसके बिना याचिका नहीं सुनी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह को 22 नवंबर तक लोकेशन बताने की मोहलत दी है। वहीं परमवीर की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अगर मुझे सांस लेने की इजाजत मिले तो गड्ढे से बाहर आ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, परमवीर पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। अगर परमवीर सामने नहीं आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन ले सकता है? देखिए, ये एक एंटीसिपेटरी बेल का मसला था। वो गिरफ्तार नहीं होना चाहते, मुंबई पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने एक अर्जी लगाई थी एंटीसिपेटरी बेल, लेकिन ये समझ में नहीं आता। इतने पढ़े लिखे आदमी है, कानून के जानकार हैं। एंटीसिपेटरी बेल तभी मिलता है जब आप कोर्ट के अंदर इस बात को आश्वासन देते हैं कि कोई भी जो जांच मेरे खिलाफ चल रही है उसमें जांच एजेंसियों के साथ वो पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। आपकी प्रेजेंस भी ज़रूरी है और आपका ये आश्वासन भी ज़रूरी है कि जो कुछ जांच चल रही है उसमें हम हमेशा प्रस्तुत हो जाएंगे। अब परमवीर भाई साहब का तो कहानी ये लगे, ये कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। और शरद पवार उधर
राजनीति करने में जुटे हुए हैं, ये बता नहीं रहे कि उनके राज्य का, जिसे आपने पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद पे बिठाया, वहाँ पे कंट्रोवर्सी होने के बाद उसे सैक नहीं किया। टेक्निकल पॉइंट समझिए कि इनके खिलाफ इतने सारे आरोप लग गए, लेकिन उसे बर्खास्त नहीं किया गया और बर्खास्त ना करके उन्हें प्रमोशन दे दिया गया। वो प्रमोशन कैसे मिला? आपने एक कमिश्नर को पूरे महाराष्ट्र राज्य के होम गार्ड्स का आपने डीजीपी बना दिया, चीफ बना दिया। तो कहने का मतलब ये है, दिक्कत ये है कि परमवीर सिंह इस अघाड़ी सरकार के क्रियाकलापों के बारे में बहुत सारा चीज़ जानते हैं, और अगर वो सामने आएंगे तो अंडरवर्ल्ड, माफिया, तरह तरह के जो खतरे जो है उनके ऊपर मंडरा रहे हैं, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए। अब 22 तारीख का वक्त दिया गया है। परमवीर सिंह कोई दूध का धुला हुआ व्यक्ति नहीं है। परमवीर सिंह की काली करतूतें पूरे देश को पता है कि किस तरीके से इसने फर्जी वो टीआरपी केस, और माने आप बन गए थे सरकार के दलाल, खाकी वर्दी पहन के आप सरकार की दलाली में जुटे हुए थे, तो ये तो भुगत आपको तो भोग मिलेगा ही। ये सारी चीज़ें गलत काम करेंगे तो गलत नतीजा मिलेगा ही। तो वो भाग रहे हैं कानून से, और ये कल तक ये कानून के रखवाले थे। अब 22 तारीख तक वो उपस्थित होते हैं, तो उनको रिलीफ दी जाए या ना दी जाए ये कोर्ट में फैसला होगा। लेकिन अगर वो नज़र आते हैं तो वो अब इमीडिएटली न सिर्फ गिरफ्तार होंगे, बल्कि उनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। जी डॉक्टर साहब, अब बात नक्सलियों पर बड़े एक्शन की। एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी को समर्थन देने और उनकी मदद करने के आरोप में ताबड़तोड़ छापेमारी की। एनआईए ने हैदराबाद में 14 ठिकानों और आंध्र प्रदेश के प्रकाशम और विशाखापट्टनम जिलों में भी रेड मारी। ये छापेमारी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हाल ही में नक्सलियों के साथ हुए एनकाउंटर के बाद की गई है। एनआईए ने सबसे पहले प्रकाशम जिले में कवि कल्याण राव के घर पर छापेमारी की। एनआईए ने कल्याण राव के पास से माओवादी पार्टी समर्थक कुछ साहित्य भी जब्त किया है। डॉक्टर साहब, नक्सलियों पर एनआईए का बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। बहुत दिनों से ये सरकार नक्सलियों के खिलाफ कोई बड़ा काम नहीं कर पा रही थी। नक्सलियों का एक ही इलाज है, उनका खात्मा ही उनका इलाज है। ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरे राष्ट्र को घून की तरह खत्म कर देगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे जो नक्सलिज्म का जो पूरा धंधा है, ये आईएसआई और चीन की दलाली वहाँ के पैसे की वजह से होती है, और जो पैसा इनके पास आता है वो ड्रग्स ट्रेड से आता है। गढ़चिरौली में एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया, 26-27 नक्सलियों का सफाया किया गया, और इसी दौरान जो फ़ोन और जो कागजात वगैरह मिले, उससे उनका पता चला जो शहरों में बैठ के इन आतंकवादियों को मदद पहुंचाते हैं। अभी तो खेल शुरू हुआ है। यकीन मानिए कि इस तरीके से जो एनआईए ने हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के अलग अलग जगहों पे, ठिकानों पे छापेमारी की है, वो दिन दूर नहीं कि जब दिल्ली के अलग अलग कॉलेज में बैठे बड़े बड़े प्रोफेसर, जेएनयू में बैठे टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रोफेसर, उनका रिश्ता जब इनसे निकलेगा तो इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर कांग्रेस की बदजुबानी पर। कंगना रनौत के भीख में आजादी और गांधी वाले बयान पर जमकर बवाल मच रहा है। इसी बीच कांग्रेस और शिवसेना से कंगना के खिलाफ बदजुबानी करनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के मंत्री विजय ने विवादित बयान देते हुए कंगना रनौत को नचनिया तक कह दिया और कहा कि वो महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने के लायक नहीं है, वो एक नचनिया है जिसे विवादास्पद लोगों में से एक माना जाता है। सर, कंगना पर कांग्रेसी अब बदजुबानी करने पर उतर आए हैं, क्या महाराष्ट्र सरकार अपने मंत्रियों पर कोई कार्रवाई करेगी? भाई, लिबरल है ये लोग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन है ये लोग आज़ादी का डफली बजाते हैं। कंगना अगर किसी महापुरुष को क्रिटिसाइज कर देती है तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, शब्दों की मर्यादा ये भूल जाते हैं। और अगर हिंदुस्तान को ही गाली कोई दे, अभी वो एक पागल सो कॉल्ड कॉमेडियन वो बकवास करके आया अमेरिका से,
उसके समर्थन में ये सारे लोग खड़े हो गए। देश को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो, हिंदू देवी देवताओं के नंगी तस्वीरें बनाओ, ये लोग खड़े हो जाएंगे। हिंदू देवी देवताओं के ऊपर गंदी गंदी बातें लिखो, और मैं तो आश्चर्यचकित हूं। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी के लिए, ये कॉमेडियन इसने किया कि जिसे मैं बोल भी नहीं सकता, और मोदी की घृणा में आप पहुंच गए उसके समर्थन में। माने इन लोगों ने सारे जो बेशर्मी की जो हदें हैं, इन लोगों ने पार कर दिया। और ये क्यों हो रहा है, इसका बॉटम लाइन समझ लीजिए। चूंकि वो बीजेपी के समर्थन में आती है, मोदी की तारीफ करती है, तो उसके मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द इनके कलेजे में चुभती है, और उनको ये मौका मिल गया। लेकिन हैट्स ऑफ टू कंगना रनौत कि इन सब जाहिलों से वो कितने अच्छे तरीके से लड़ रही है। और मुझे तो लगता है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। भाई, आप गांधी के समर्थक हो सकते हैं, मैं समर्थक नहीं हूं। आप नेहरू के समर्थक हो सकते हैं, मैं समर्थक नहीं हूं। आप मोदी के समर्थक हो सकते हैं, मैं मोदी का समर्थक नहीं हूं। आप अपने हिसाब से सावरकर को, मोदी को, गोलवरकर को दिन रात गालियां दे सकते हो, तो वो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। और कोई एक शब्द कह दिया आपके आइकन्स के खिलाफ, तो आप जाके थाने में चले जाओगे। कौन सी बड़ी बात हो गई है भाई? अगर उन्होंने कोई दलील दी, उसका आप अपोज करना चाहते हो, तो उस दलील का जवाब दलील होता है, तर्क का जवाब तर्क होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कही, कोई बात कह दी, आप गाली गलौज करने लग जाए। ये सभ्य भाषा नहीं है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि जो लोग गाली गलौज की भाषा पे आ गए हैं, जो लोग आए दिन हिंदुओं को गाली देते रहते हैं, वो खुद को लिबरल कहते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन खुद को बताते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।